परिचय के साथ आपके बीच में नहीं रहना भी नहीं चाहता कि आप एक पत्रकार हैं और मैं एक पर्यावरणविद हूँ, क्योंकि फिर दो खेमे हो जाते हैं। हम एक ही खेमे में रहें तो ज़्यादा अच्छा खेमा ये है कि आप भी पानी पीते हैं, मैं भी पीता हूँ। आपको भी प्राणवायु चाहिए, मुझे भी चाहिए। आपको भी भोजन चाहिए जो विषाक्त हो चुका है, केमिकल फर्टिलाइज़र आपने इतने उपयोग कर लिए, आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। सुविधाएं आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो इसलिए अभी आप एक पत्रकार भी नहीं है, न मैं एक पर्यावरणविद हूँ। हमें शायद एक ही मंच में होके एक बात सोचनी है कि पर्यावरण की चिंता दुनिया भर में लगातार 2 दशकों से हो रही है और हालात ये हो चुके कि 2 दशकों का परिणाम दुष्परिणाम आपके सामने है। उदाहरण के लिए हम कितनी चिंतित चीज़ है कि हम 2 दशकों के परिणाम ये है कि दिल्ली पूरी तरह अंधेरे में डूबा है और मेरठ साथ में, पूरा एनसीआर। क्योंकि मैं पहले पानी को संकट मानता था, पहला, मैं अब हवा को मानता हूँ कि हर पल आप सांस लेते हैं। बताइए आज दिन भर में आपके पास कोई आंकड़ा है कितनी सांसें ली आपने? बता दीजिए 1 मिनट में कितनी सांस ली आपने। और चलिए अगर नहीं आपको पता है कि 1 मिनट में हम कितनी सांस लेते हैं, तो चलिए 5 मिनट सांस बंद करके देख लेते हैं, आपको पर्यावरण के मतलब समझ में आ जाएंगे। हमारे पास कुछ हो ना हो, सांस अटक गई, मुझे साइनस हो रखा है, आप विश्वास करिए आजकल मैं सो रहा हूँ ना तो मेरे साइनस फूल गया, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अब पर्यावरण से जुड़ा हूँ तो मैं तब भी कल्पना करता रहता हूँ कि अगर ये ढंग से पूरी बंद हो जाए, मैं तो खींच कर सांस ले रहा हूँ। और मेरा आपस में भी प्रश्न पूछना चाहिए, एक तरफ में हमें को सबको सांस चाहिए, पानी चाहिए, सबको सब कुछ चाहिए। दूसरी तरफ पिछले 2-3 दशकों से लगातार एक ही काम चल रहा है। आपने 2 शब्द जरूर सुने होंगे पत्रकार होने के, सस्टेनेबिलिटी। जो चाहे वो सस्टेनेबल प्रोजेक्ट, सस्टेनेबल ये, सस्टेनेबल। अब सवाल ये है, रियो में 1972 में ये शब्द निकला, क्योंकि तब उनको थी कि अमेरिकन जो स्टाइल है ना, वो बड़े रोमांटिक इन्वायरमेंटलिज्म करते हैं। साहब ये हो गया, और वही COP28 में भी झलकता है कि हमने तो बर्बाद कर दिया, आप मत हो विकासशील देशों, तुम फ्यूल यूज करना बंद कर दो। ये सब नाटक होते हैं। पर मेरा आपका सवाल व्यक्तिगत भी होना चाहिए। आप मुझसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आप अपने से भी सवाल पूछिए ना। पानी आपको पीना है, हवा आपको चाहिए, मिट्टी आपको चाहिए अच्छी वाली। तो इसने 3-4 दशकों के बाद अगर कहीं ये चर्चा थी कि ठीक होना है, तो क्या ठीक हुआ बताइए? कौन सी चीज ठीक हुई? किसको दोष दे? सरकार का तो एजेंडा होता है। अब सरकार कौन सा गाली खाना चाहती है कि पर्यावरण खराब हो जाए? केजरीवाल तो कुछ संकट में है। ये साहब किस तरह से हवा, और मैं अभी आ रहा था दिल्ली से, और फुहारा छोड़ रखा है। हम हमेशा, हमारी प्रवृत्ति हो गई, हम तत्काल क्या हो सकता है उसके समाधान में चले जाते हैं। पानी खराब हुआ, कब हुआ? तो पानी की बोतलों का व्यापार आ गया तत्काल। तब विज्ञान ने कहा पानी को प्यूरिफायर लगाओ, पैक करो और बेचो। दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार। हर चीज अब पैसों में परिवर्तित हो चुकी, तो कहां रुकता कुछ भी? सवाल यही पैदा होता है कि जब तक ये एक आम आदमी का बड़ा जन आंदोलन प्रकृति पर्यावरण के मुद्दे नहीं बनेंगे, तब तक भैया आप मुझे बता दो, अभी आपके सामने 3-4 चुनाव हुए, बोलिए उन चुनावों में कहीं किसी भी कोने से आपका ये मुद्दा था प्रकृति से जुड़ा हुआ, हवा से जुड़ा हुआ, पानी से जुड़ा हुआ, मिट्टी से? ये होगा भी नहीं, क्योंकि ये अभी हमारे मुख्य एजेंडे का हिस्सा नहीं। क्योंकि सांस मिल रही है भाई, पानी भी मैनेज हो जा रहा है, मिट्टी तो आपको पता ही नहीं आप क्या खा रहे हो, तो खा तो पेट भर गया, खत्म मामला। पर कितनी बीमारियां आपके अंदर आ रही हैं उसकी गिनती नहीं है, उसका कोई अकाउंट नहीं है। मेरा एक सवाल ये भी है, जीडीपी तो आप जानते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी इतनी बढ़ गई जा रही है, एंड वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, इकोनॉमी ट्रिलियंस हमारी होगी, बहुत अच्छी बात है, प्रणाम भी करना चाहिए। पर सवाल यह है कि उसके समानांतर पहले तो जीडीपी किसके काम की ज्यादा है भाई? मेरे गांव के लोग तो आज भी वैसे ही है भाई, उनको तो जीडीपी, हमारे राज्य ने पर कैपिटा इनकम 2 लाख से ऊपर हो गई। सच्ची बात बता रहा हूँ राजेंद्र जी, एक गांव में एक ने मुझसे पूछा कि साहब वो 2 लाख रुपए कहाँ होंगे, सुना प्रति व्यक्ति आए
तो ये भ्रमित आंकड़े। एक तो जीडीपी जो होती है वो आप जानते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप जानते हैं सर्विस को मिलाते हैं, एग्रीकल्चर जरा सा मिलाते हैं, इंडस्ट्रीज से ये बनती है जीडीपी। वो अकाउंट है हमारे पास कि कितनी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। क्या हमारे पास कोई ऐसा अकाउंट है कि हमारी हर साल अगर इकोनॉमी ऐसे बढ़ रही है तो क्या इकोलॉजी भी बढ़ रही है? जंगल तो लगाते ही हैं, पानी के लिए भी करते हैं कुछ ना कुछ, जो कुछ भी मिट्टी के लिए करते हैं, ऑर्गेनिक बनाना चाहते हैं सॉइल को, या जो भी आपका जंगल लगाने की बात को लेके करते हैं। हमने कभी कोई एक यही आवाज कर देते कि एक अकाउंटिंग सिस्टम हो कि आपकी अगर इकोनॉमिक ग्रोथ ही है तो इकोलॉजिकल ग्रोथ क्या है। तो हमने जीईपी की कल्पना की 12 साल पहले, और हमें इसे बड़ा जूझना पड़ा, झुकना भी पड़ा मुख्यमंत्रियों के आगे कि भाई कर दो, क्योंकि हमें पता था किसी भी तरह हम पुश कर दे तो फिर हम इनके गले की हड्डी बना देंगे इसको। तो जब कुछ सुना नहीं तो कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए, वहाँ पे फिर जीईपी पे ऊपर स्वीकार्यता हुई। और जो दूसरी बड़ी लड़ाई थी कि जीईपी तो बना दी, जीडीपी की एक इक्वेशन होती है आपको पता है, हमने कहा हम अपनी इक्वेशन लागू करें अगर उत्तराखंड में और इसकी स्वीकार्यता ना हो, अपने ही देश में हमारे इन्वायरमेंटलिस्ट मेरा विरोध करना शुरू कर देंगे, या फिर तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में तो बड़ी बात है। जीडीपी जब आई थी सारी दुनिया ने स्वीकारा, अब जीईपी को कैसे हमें स्वीकार्यता मिलती है अपने देश में। हमने एक इक्वेशन डेवलप की और उसमें मेहनत की, आपको जानकर अच्छा लगेगा। पहली बार मेरा बैग है, मेरे बैग में फाइल है, पहली बार दुनिया में एक पेपर छपा, इकोलॉजिकल इंडिकेटर उसका नाम है, उसका इम्पैक्ट फैक्टर है 7। उस इकोलॉजिकल पेपर ने, मुझे भय था कि कोई अंतर्राष्ट्रीय सम्मानित जर्नल हमारे पेपर को छापेगा, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि पहली बार पेपर छप गया। अब हम आपको, ये है, देखिए मैं आपको दिखा रहा था, इसका नाम है, पेपर का नाम है अनवेलिंग द ग्रीन पैराडाइम इंट्रोड्यूसिंग ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोग्राम जीएपी द फ्रंटियर इकोलॉजिकल ग्रोथ। पहली बार दुनिया में इकोलॉजिकल ग्रोथ की बात इंडियंस ने कर दी, और हम अधिकारी भी हैं, प्रकृति को तो हम ही पूजा करते हैं भाई। उसके साथ ही दूसरा अपना एक दूसरा बड़ा यहाँ पे पेपर है, मतलब मैगजीन है डाउन टू अर्थ ने भी इसे एक्सेप्ट कर दिया। तो देश दुनिया में हम इस इकोलॉजिकल ग्रोथ की बात की शुरुआत कर रहे हैं। देखो दोस्तों, तो देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, वो आपके पल्ले कितना पड़ेगा वो तो है, लेकिन भाई कोई पेड़ आपसे ये नहीं कहता कि मेरी हवा आपके लिए नहीं, कोई नदी ये नहीं कहेगी कि मेरा पानी तुम्हारे लिए नहीं, मिट्टी भी नहीं कहेगी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हमको एक ऐसे ग्रोथ की भी बात करनी चाहिए जिसको सबका है। अडानी अंबानी का भी है, तो अनिल जोशी का भी है, तो राजेंद्र जी का भी है, अरे गरीब मंगू का भी है जो 2 लाख रुपए का इंतजार कर रहा है कब पहुंचे उसके घर में। लेकिन हवा, मिट्टी, जंगल, पानी सबके लिए होगी। इसलिए हमने इस इकोलॉजिकल ग्रोथ की बात की, क्योंकि COP28 जैसे मुद्दे जो होते हैं, अब आपने तो देखा होगा COP28 में क्या हुआ, देश की टांग वो खींचे। पहले फेज वाइज फ्यूल कम करना था, झगड़ा करते करते बड़े खुश रहे कि बड़ा ऐतिहासिक बन गया कि उसके कम होने पे 195 देशों ने साइन कर दिए। पर सत्य तो यह है मित्र, वो कितने खरे उतरेंगे। याद है अमेरिका, ब्राजील ने पहले ही हाथ खींच लिया। ये भी बात हुई कि कॉमन फंड बनना चाहिए। 100 उसको कहा गया था कि 100 अरब का होगा, वो अभी 65 अरब पहुंचे, और क्या पहुंचे वो भी भगवान मालिक है। पर वहाँ पे मुद्दे उठाए, भारत ने भी अपना पक्ष इस रूप में कहा कि भाई हम उन देशों में हैं जहाँ अभी सामूहिक पूरी तरह का विकास नहीं है, हम उस फ्यूल को यूज करेंगे, लेकिन धीरे धीरे हम इसको कम करेंगे। देखो ये मजाक हमेशा होती रहेगी, मैं इसे मजाक से ज़्यादा कुछ नहीं समझता हूँ। ये आपस में बैठते भी रहेंगे स्ट्रेट हेड्स, लेकिन क्या सत्यता में ये हम धरती पर उतार पाए या उतार पाएंगे, ये तब तक नहीं होगा जब तक आप खाली पत्रकार न रहे और मैं खाली पर्यावरणविद न रहूं, एक लाला जी न रहे, एक बिजनेसमैन न रहे, और हम एक मात्र राजनीतिज्ञ न हो, मनुष्य हो, जीवन है, जान का सवाल है। अगर इसमें सामूहिकता आती है तो आने वाले समय में जो भी चुनाव होते हैं, ये मुद्दा क्यों नहीं एक बड़ा बने। इसलिए हमने एक नेचर नेटवर्क की भी सोची। जो लोग सामाजिक कार्यकर्ता कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं वो अपना कार्य तो कर ही रहे, लेकिन हम एक नेचर नेटवर्क के एक साथ आ जाएं, कम से कम हम ये दबाव तो बनाएंगे। अभी हमने झारखंड की एक बैठक की थी,
उसमें हमने कहा कि हम एक पत्र तैयार कर रहे हैं आने वाले समय के लिए, चुनाव आने के लिए। हम पूरे देश में नेचर नेटवर्क के सभी लोगों को, जिनकी संख्या अंततः हमारी आशा है कि एक संगठन जैसे मैं काम कर रहा हूं तो भाई मैं कम से कम 1 लाख लोगों से जुड़ा हूं, तो मेरा मत नहीं है, वो 1 लाख लोगों का मत है। तो ऐसा करके हम एक पत्र तैयार करेंगे। विचार है कि इस चुनाव में हम सभी पार्टीज के अध्यक्षों को देंगे भाई कि महाराज इसको सुन लीजिए, इस पर अगर आपने अपने एजेंडा फेजेंडा में, ये मेरे को आदत पड़ी है इस बात की, क्योंकि जब हम घराटों पे काम करना चाहते थे अपने यहाँ, तो घराटों की सुनाई नहीं हो रही थी बीजेपी की और कांग्रेस की। हमने ये कह दिया 70,000 घराटी हैं, 4 उनके घर वाले हैं, 2,80,000 वोट है। अगर आपने अपने मैनिफेस्टो में नहीं लिखा तो 2,80,000, और अगर आपने दोनों ने लिख दिया तो हम चुप रहेंगे, नहीं जिसने लिखा हम उसका विरोध करेंगे। खैर आ गया, उसमें आ गया था कि हर एक ने, दोनों ने अपने अपने घोषणा पत्र में लिखा। और जब नरेंद्र तिवारी की उस समय सरकार बनी थी, उन्होंने घराट को एजेंडा में लाए। तो जो भी रास्ते तैयार करने हो, जब आप और मैं बीमार पड़ते हैं तो सारे रास्ते तैयार करते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन से काम चल जाए तो उससे नहीं बात, तो फिर साहब आयुर्वेदिक में जाएंगे, आयुर्वेदिक तो साहब उसमें जाएंगे, किसी न किसी में जाएंगे, क्योंकि तड़फ आ जाएगी, बचना है, जान बचानी है। सत्य यह है कि वैसी ही परिस्थितियां आज हम आ चुके हैं। और अब हम में 8 में जाके, दुबई में जाके क्या करेंगे भाई? अपने अपने घरों को सुधारो, और घर बने अपना देश, अपना राज्य, अपना शहर। लेकिन सर सरकार कह रही है कि पर्यावरण में काफी काम हो गया है, आपका क्या मानना है? मेरा मानना यह है कि आंकड़े नहीं है ना, जिस बात को मैं कह रहा हूँ, अकाउंटिंग सिस्टम हो तो पता चल जाए। सरकार इसमें एक चीज और भी कहती है कि हमने पेट्रोल से सीएनजी पे आ गए, पीएनजी पर आ गए, हमने डीजल जनरेटर रेस्ट्रिक्ट कर दिए, हम लोगों ने ईवी पे आ गए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम लोग, चाहे 2 व्हीलर्स हो या 4 व्हीलर्स हो, हम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से अलग लगातार प्रयास कर रहे हैं, फैक्ट्रीज को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। तमाम चीज़ों पर आपके प्रयासों से काम हुए हैं, लेकिन तो कुछ हुआ नहीं। देखिए 2 बातें हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, पर्यावरण में जो आज हो रहा है, ये आज से 10 साल पहले के काम है जो आज दिख रहे हैं। अगर आज वो कोई अच्छा काम कर रहे हैं और उस पर उतर रहे हैं, वो आज के 10 साल बाद दिखेगा। पहली बात, क्योंकि पेड़ खड़ाक से एक समय 10 साल का नहीं होता है, टेक्स टाइम। और ऐसे ही हवा, मिट्टी, पानी एक ऐसा इंटरैक्टिव प्रोसेस होता है। इकोसिस्टम बहुत अलग चीज है, ये इतना फाइन होता है कि एक दूसरे पर निर्भरताएं होती चलती है। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, उसके बावजूद भी जो आपने कही, मैं कह रहा हूँ कोई अकाउंट है हमारे पास जो ये हमें दें कि हमने ये किया, इससे ये आया। इसीलिए हम जीईपी के पीछे पड़े कि हमारी अकाउंटिंग मैकेनिज्म हो कि हमने जीडीपी में ये कर दिया तो भाई जीईपी में क्या क्या दिखा दो भाई। और वो धीरे धीरे जैसे जीईपी जाएगी, अकाउंटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, ये इनका ध्यान उस पर भी जाएगा उस रूप में। आज देखिए बाढ़ आ गई, खूब हल्ला हो गया, यो करेगा, 10 दिन बाद आबर में ये सबसे पहले भूलने वाले, क्योंकि तब तक दूसरा इशू खड़ा हो जाएगा। ये जो हमारी चरित्र भी है और हमारी याददाश्त है, वो इतनी तेजों से बदलती हुई दुनिया में इतनी घटनाएं हो रही हैं। आज आप इसमें अटके, कल आप दूसरे में होंगे। आप पत्रकार हैं, आप तो मुझसे ज्यादा जानते हैं, और अब तो आप पब्लिक भी उसी का हिस्सा है, ये आप बता दूं मैं आपको, ठीक है। और देखो मित्रों, ये है फॉर्मूला फॉर ग्रोथ। तो उसको थोड़ा संक्षेप में सर मैं असल में क्या है कि कुछ चीज रिलीज नहीं हुई अभी, तो मैं आपके ये इंटरनेशनल मैगजीन में छपा, जीडीपी का देखो सर इंटरनेशनल फॉर्मेट है उसका। वो अब एक बात सुनिए, पहली बार कब आया था पता है आपको जीडीपी? जी नहीं, वो 1934 एक्सेप्ट हुई 1992 में। दैट गैप, यही गैप है। 10 साल तो हमें लग गए, 12 साल। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए टाइम तो लगेगा। हाँ देखिए, अब स्ट्रैटेजिकली चलना चाहिए। इसमें 2 बड़े बिंदु हमारे लिए भी थे दिमाग में कि अगर हमने खाली हवा में बोला तो पता चाइना बैठा या दूसरा देश बैठा, उसने फट से जीव लेना, आप क्रेडिट ले नहीं पाएंगे। हमने स्ट्रैटेजिकली रिसर्च की, रिसर्च के बाद ये पेपर निकला और ये छप गया। ये करीब 1.5 करोड़ साइंटिस्ट के पास ही बैठ गया, 40 लाख के पास डाउन टू अर्थ जाता है, ये जनरेट करेगा। लेकिन इससे भी पहले आपको मैं बता दूं, वैसे ये उत्तराखंड की ये 4 जीईपी है। सॉयल जीईपी, ये इसीलिए हमें पता है, जो सवाल आप पूछ रहे हैं सरकार पहले पूछेगी मुझे, ये एयर जीईपी, ये वाटर जीईपी, ये सॉयल, ये इक्वेशन बन चुकी है। अब मैं बताता हूं क्या है, ये कैसे बनती है। पिछले साल आपको पता है ना जीडीपी की ग्रोथ कैसे होती है, आप पिछले साल से कंपेयर करते हैं। हमने एक रेफरेंस ईयर मान लिया कि 20,
2020 में सरकार ने जो किया और 2021 में जो किया, 2021 से 2020 को हटाएंगे, वो हमारी ग्रोथ होगी। पानी आपने, वर्षा का पानी इतना मिलीमीटर गिरा, आपने क्या स्ट्रक्चर बनाया कि आपने कितना पानी हार्वेस्ट किया और कितना क्वालिटी वाटर इंप्रूव किया। उनका जीपी एयर, वो वाटर जीपी, एयर जीपी, अगर पीएम वैल्यूज आज की तारीख में इतनी ढेर सारी है, मान लिया हमने पीएम वैल्यूज ये मान ली कि 300 है, आपने क्या प्रयत्न किया कि अगले साल वो 200 हो गई तो 100 आपकी ग्रोथ है एयर पे। ऐसे ही सॉयल आपने कितनी ऑर्गेनिक की इस गिवन ईयर में, वो चारों को मिला के हमने इक्वेशन डेवलप किए, इक्वेशन हो गई और उसको इंटरनेशनल मान्यता मिल गई है। ये तो आप लिख सकते हैं कि अब उसको इंटरनेशनल मान्यता मिली है और इसमें बहुत सारा खपाना पड़ा है। ये 2.5 साल के बाद इक्वेशन सामने आई है और मतलब मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट कि हमें भय ये था क्योंकि जीपी की पिछले 10-15 सालों से बात चल रही थी, लेकिन उसको मेरा भय ये था कि दूसरे, क्योंकि दिस क्रेडिट शुड गो टू द कंट्री। 2006 में शायद, हाँ 2006 से बनोगा, 10 से फिर लड़ाई और तेज हो गई थी, तो उसके बाद अब ये आ गई इक्वेशन। ये तो अगर आप एक नजर देखना चाहते हैं, ये कि 4-5 फैक्टर रहेंगे इसमें, वाटर चार पिलर होते हैं ना नेचर के, सॉइल, एयर एंड वाटर। इनकी ग्रोथ क्या है गिवन ईयर में, वो हम निकालेंगे। तो सर आपका कहना ये था कि इन 4 मुद्दों पर कोई ही मतलब जन आंदोलन के रूप में जो है मैं ये विरोध कर रहा हूँ कि देखो सवाल यही है, हो गया है कि इन्वायरमेंटलिस्ट होगा तो साहब वो पर्यावरण की बात करने का अधिकारी है, एक इंजीनियर साहब होंगे वो इंजीनियर की बात करने का अधिकारी है, पत्रकार साहब है तो पत्रकारिता की बात करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ यही कॉमन आप सबके मेरे बीच में, इसलिए मैंने कहा आप पत्रकार नहीं, मैं पर्यावरणविद नहीं, पर क्या पानी मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, हवा आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मिट्टी, तो हम एक ऐसे, पर्यावरण का सवाल सबका सवाल है, ये सबका सवाल, सबका सवाल है। राजनीतिज्ञों का भी है, जिन्होंने कल प्रधानमंत्री बनना है या मुख्यमंत्री बनना है, उनका भी सवाल है, लेकिन हम इनको खड़ा नहीं कर पाए। अगर हम उन कमियों को जाए तो मेरठ में डार्क जोन हो गया पानी के लिए। मेरठ ही आप देखिए पर्यावरण में कितना, बोलिए सारा मेरठ कितना खड़ा है साथ में। आप तो पत्रकार है, मैंने अभी यही अनुरोध किया है कि एक कॉलम आप डेडिकेट करिए, फैक्ट लिख दीजिए कि अगर कहीं आग लगी कूड़े पे और उससे जो धुआं निकला वो आपकी ये चीज नुकसान कर रहा है, या आपकी सड़क में जो धूल उड़ रही है, ये जो अभी मैं आया बड़े कष्ट से आया हूं, ये धूल को आप खाली धूल मत मानिए, धूल बहुत बड़ा फैक्टर है एयर पॉल्यूशन में, हम झेल रहे हैं सबके साथ। ये अवेयरनेस का, लोगों को जोड़ने का सबसे महत्वपूर्ण समय है जिस पर हमें चिंता जतानी पड़ेगी। लेकिन सर हम एक तरफ तो विकास की बात करते हैं जी, विकास होगा तो प्रदूषण होगा। मेरे ख्याल से आज दोपहर में आप दिल्ली में थे, आपने बताया था, अब आप यहाँ पर हैं, तो आपका व्हीकल किससे चल मैं आ रहा हूँ, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। बहुत अच्छी बात आपने मुझसे पूछी, बहुत अच्छा मित्र बात पूछी। देखो दोस्त, मैं एक सब का प्रयोग, इकोलॉजी एंड इकोनॉमी साथ चलनी चाहिए, एक फुट स्टेप पे होनी चाहिए, ठीक है। मैं एक गाड़ी से आया, मैंने उस गाड़ी के लिए जो कुछ भी डीजल खर्चिया होगा उसके अगेंस्ट में, ये मेरा दायित्व था। आप मेरी जगह आश्रम में आएंगे, एक नदी की वापसी आई, एक जंगल वापस आया, मैंने अपने दायित्व को ऐसे भी निभाया। हमारी नदी बड़ी चर्चित नदी है क्योंकि वो सूख गई थी, उसमें पानी, मैं नहीं पी रहा उसका पानी, सब लोग पी रहे हैं, एक इश्यू। नंबर दूसरी बड़ी बात कि हम कैसे नकार दें कि खाली इकोलॉजी चाहिए तो जाइए, जंगलों में रहते थे हम पहले, काहे यहाँ शहर में बैठे हुए, हमें शहर में भी रहना है। और आप ही का देश ऐसा नहीं है दुनिया में, दुनिया के कई अच्छे ठीक देशों ने दोनों को एक साथ पटरी में, इसलिए हमने इकोलॉजी इंक्लूसिव इकोनॉमी की बात की। सवाल यह है कि अगर वो मोटर व्हीकल आ रही हैं, अब कई सोलर में आ रही है, कुछ तो कम करेंगे, लेकिन बैटरी उसका सरदर्द बनेगी, तो क्या हम सबको छोड़ दें? नहीं, हमको दोनों को एक फुट स्टेप में ले जाना चाहिए, ये प्रयत्न होने चाहिए। और ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता। आप ये देखिए, आपको पता है आपके देश में कितना % फॉरेस्ट है इस प्रदेश में, बताइए। आपके पास जानकारी नहीं है, देखिए आप कंज्यूमर हैं, आपकी हवा पेड़ों से आती होगी, 7 से 8% है, जबकि 7-8% है, 33% होना चाहिए। पेड़ों पे मैं रुका कहूँ बीच में कि हम जितनी भी ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, जितना भी जहर निकाल रहे हैं,
ये सब पेड़ कंज्यूम कर रहे हैं। और अगर जितने ज़्यादा पेड़ होंगे वो हम क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, प्राणवायु दे रहे हैं, मतलब वो हमें जीवन दे रहे हैं और हमारा जहर ले रहे हैं। वही शंकर जी ने तो एक ही बार जहर पिया था जब समुद्र मंथन हुआ था, वो तो रोज जहर पी रहे हैं। शंकर जी के अवतारी तो हैं पेड़ भी। देखिए तो ना, पेड़ कितने बढ़े, हर साल कितना होता है कि रिकॉर्ड बनते हैं कि ये हमने इस बार ये रिकॉर्ड बना लिया, इस बार ये बना लिया वर्ल्ड रिकॉर्ड में। और रिकॉर्ड बनाने के लिए होता जीवित फिर बचते नहीं। तो फॉरेस्टेशन कितना हो रहा है, जो हमारे पास 5 साल पहले था उससे हम कोई खास बढ़ नहीं पा रहे हैं, 3 गुना 4 गुना बढ़ जाने चाहिए थे। तो अगर उधर भी बढ़ रहे थे तो फिर ये सवाल ना होता कि आप गाड़ी से आए हैं, आप 2 गाड़ी भी ले लेते, आपने इलाज कर दिया कंज्यूम करने का। जीपी अगर आपके पास होती आप तो आप बताइए ना कितना लड़े हम, कितना लिखा हमने कि उत्तर प्रदेश में 7% फॉरेस्ट क्यों है, 33% इज दी प्रिंसिपल। सिद्धांत में 33% जंगल होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन का डिसीजन है। बताइए कितने लड़े हम कि साहब हमारे पास 26% कम क्यों है, और ये है लड़ाई। इकोलॉजी भी चाहिए। अगर आपका 33% फॉरेस्ट कवर हो ना तो आप समझिए कि आपके 50% प्रॉब्लम सॉल्व। और ये जो धूल धड़कड़ है इसके भी कहानियां हैं साहब, ऐसा नहीं है कि इसका नहीं है। दुनिया में आपको मैं बहुत मजेदार बात, जब कंस्ट्रक्शन होता है, अब आप देखिए मेरे यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, 4 डाम सड़क बन रही है, सिलक्यारा की सुरंग मैंने लिखा भी था उसमें। देखिए सवाल ये है कि जब सड़क बनती है, सड़क बननी चाहिए। हम उत्तराखंड के लोग क्यों सड़कों से, पर सड़क कैसे बने इस पर झगड़ा होना चाहिए। वो आपको 1 महीने में 25 किलोमीटर सड़क 50 किलोमीटर बना देते, ले जीसीबी लगाई जे कर। तो स्विट्जरलैंड में भी सड़कें हैं, चाइना में भी है। वो क्या करते हैं, 1 महीने में 5 किलोमीटर से ज्यादा नहीं, पीछे ट्रीट करते जाएंगे तब आते जाएंगे। आपको और बता दूंगा, अमेरिका कभी आप जाएं तो सड़कों में रफ्तार से गाड़ी देते, धूल नहीं उड़ती। क्यों? साथ में ट्रीटमेंट चलता है घास का। तो वहां है इकोनॉमी एंड इकोलॉजी। देखिए अमेरिका बड़े ठाट में है, मैं 4-5 बार अमेरिका गया हुआ हूं। मैं बहुत सोचता था कि इन्होंने क्या, आपको पता है कि सड़क में क्रॉस नहीं कर सकते आप, इतनी तेज से जाती है, कोई धूल नहीं उड़ती, एक गाड़ी जाएगी धूल उड़ेगी। इन मुद्दों पर एक बड़ी बहस की आवश्यकता है, और इकोलॉजी और इकोनॉमी को एक फुट स्टेप पे चलना चाहिए। जीडीपी तो इकोनॉमी के लिए है ही है भैया, जिसके लिए बड़े खुश होते हैं हम। जीडीपी भी होनी चाहिए। जीडीपी क्या अकाउंटेबल बनाएगी, उसको आपको पता चल जाएगा सर जीडीपी इतने रेट पे जा रही है, 6% 7%। जीडीपी बता देगी क्या इसके पैरेलल है हमारी इकोलॉजिकल ग्रोथ है कि नहीं है। सबसे पहले तो सवाल इस पे खड़े होंगे, हवा पे खड़े होंगे, धूल उड़ उड़ के ज्वाल होते। तो ये बड़ा विकट समस्या है, क्योंकि ना मैं वो छोड़ सकता हूँ सुविधाओं को, ना आप छोड़ सकते हैं, और हम उस पर इंटैक्ट हैं। लेकिन जब इकोसिस्टम को लेकर के उतरना पड़ेगा सड़कों में, तो भाई सवाल अपने से ज़्यादा पूछना चाहिए। मुझे लगता है बनस्पत हम प्रकृति से पूछें। ये मतलब इस मुहिम पे लगे हैं, और इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा ना आप पर्यावरण पत्रकार हैं, ना मैं पर्यावरण। ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट है। तो जितना हम तरक्की करें, इंक्लूसिव डेवलपमेंट वही है जो इकोलॉजी के बैलेंस, हाँ बैलेंस कर को। मेरे को साथ ही बाद में आए हैं गजेंद्र, आपको भी रावत, आपको भी। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी हैं, अपने अखबार के तो कॉलमिस्ट ही हैं, देश के दुनिया के तमाम अखबारों में लिखते हैं, और पद्मश्री हैं, पद्म भूषण हैं, और ये तो सब पुरस्कार मिलते रहते हैं। उससे बड़ा काम है कि पर्यावरण को बचाने का बड़ा काम कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो जिस कंसेप्ट की बात कर रहे थे GEPG, वो कंसेप्ट आप ही ने दिया है, और अब लगभग पर्यावरण की दुनिया में उसे लगातार स्वीकार किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार ने सिद्धांत तय 15 तारीख को रिलीज कर फर्स्ट GEPI बना दिया हमने सब कुछ। वो GEP जारी कर रहे हैं, मतलब हम कितना लग जाएगा, बढ़ रहे हैं। जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं भाई, कुछ तो ऐसे संसाधन हैं जो सबको चाहिए। पानी सबको चाहिए है, हवा सबको चाहिए है, ठीक है, तो वायु सबको चाहिए है, जल सबको चाहिए। तो उनकी कितनी क्वालिटी बढ़ रही है, क्वांटिटी बढ़ रही है डेवलपमेंट के साथ, बस यही चीज़। दोनों चीज चाहिए। अभी हमें एक ही चीज में है पीछे, हमें इकोलॉजी भी चाहिए, इकोनॉमी भी चाहिए।
अच्छा सर, जैसे अमेरिका है, अभी आप बता रहे थे, तो अमेरिका में तो 100 मंजिल ऊपर चढ़ाते हैं। हमारे यहाँ तो एक मान लो 4 आदमी का परिवार है, हाँ। उसको ही 100 गज जमीन चाहिए, तो है, कैसे वन बचा? आप बताइए ना। उसके नहीं, अमेरिका ने तो खूब वन मचा रखा भाई। वही मैं कह रहा वो हूँ। हमारे वन 100 ले वो तो- चुका। वो तो 100 मंजिल ऊपर बनाता है। हाँ, आप सुनिए ना, उनकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो हमसे 5 गुना जमीन से बड़े हैं और 5 गुना छोटे पॉपुलेशन में है। इसीलिए जो कॉप होती हैं, अमेरिका वाले भाई साहब लोग क्या कहते हैं कि आप अपने हिस्से का ना करें क्योंकि हम भुगत रहे हैं। देखिए एक चीज़ और है, वो कितना भी बोल रहे हैं, अभी आपको पता है ना कैलिफोर्निया में आग लगी, और आपको ये भी पता है कितनी बाढ़ आ रही है वहाँ। उनको समझ में आ गया है कि हम नहीं बच सकते, प्रकृति तो कहीं पे भी दिखा रहा है ना। प्रकृति बहुत अच्छा, मैं तो प्रणाम कर रहा हूँ प्रकृति को। आजकल सुबह उठ के पहले अमेरिकन को, ऑस्ट्रेलियंस को, कैनेडियन को सिखाओ। कंज्यूमर है, आपको पता है बड़ा आश्चर्य की बात, आप चाइना और इंडिया अगर वो लाइफ स्टाइल एक्सेप्ट करे जो जापानीज की है, तो आपको 3 पृथ्वी चाहिए। कैन यू बिलीव इट? आपको मैं बता दूं कि 13 एकड़ पर पर्सन फुटप्रिंट अमेरिका के हैं, हमारे 2 है सिर्फ। फुटप्रिंट में था कार्बन फुटप्रिंट, इन सब चीजों को देखिए। अब यही एक मुद्दा है जो सबसे बड़ी बात है, जिस पे रिसर्च चल भी रही है, लेकिन कहीं से तो हम एक अकाउंटेबिलिटी महसूस कराएं कि हम, तुम्हारी जीडीपी से तो हमें क्या मिलना। भाई सच्ची बात है, इतनी ऊंची नीची गई जीडीपी, कोरोना में तो पाताल में चले गई। तो खाना तो खाया था ना आपने, मैंने हवा भी मिली थी, पानी भी मिला था, प्रकृति तो साथ थी ना भैया। बाकी जीडीपी हो ना हो, तो पहले प्रकृति है, पैसा बाद में है। तो अभी ये अकाउंटिंग सिस्टम का और ये सारी दुनिया में भी जाएगा, क्योंकि कॉप में अगर लड़ाई हो रही है तो उस दिन एक दिन ये सवाल खड़ा होगा, फ्यूल वही यूज कर सकता है जिसकी सबसे बढ़िया जीईपी हो, जिसकी जीईपी कम है। कोरोना का जिक्र हुआ जोशी जी, एक जब लॉकडाउन चल रहा था तो उस टाइम एक बड़ी चर्चा उठी थी इस टाइम पे कि जब लॉकडाउन हुआ तो जहाँ कभी मतलब पोल्यूशन नहीं दिखाई देता था, वहाँ पहाड़ भी दिखाई दिए लोगों को। फोटो तो फोटो करते थे, तो वीडियो में डालते एक थे। ग्रुप डिस्कशन चला था उस टाइम पे कि क्या ऐसा भी करना चाहिए देशों को कि साल भर में या कभी 2 साल में 2-3 दिन का लॉकडाउन ऐसा कर लिया जाए। मैंने लिखा था आपका उजाला क्या के विचार है? एडिटोरियल में, अमर उजाला का एडिटोरियल में लिखता हूँ, आपको पता है। उसमें मैंने लिखा था कितनी सुखद है ये 2 दिन अगर आप बंद भी रहेंगे घरों में तो अपने परिवारों के बीच में रहोगे। पहली बात सुखद था। दूसरी बात 2 दिन तुम गाड़ी नहीं चलाओगे तो आपकी तरफ पेट्रोल और डीजल खत्म करोगे। 2 दिन अगर आप घर से बाहर नहीं लगेंगे तो प्रकृति को शांत रहेगी, जरा उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। मैंने ये लिखा था, लेकिन क्या लगता है आपको, आपका अखबार 7 दिन में क्या बंद हो सकता है? 2 दिन बंद हो सकता है? पहले अपने को झांको ना, फिर तो दूसरे को सोचा। मैं तो बोल सकता हूँ क्योंकि मैं तो बैठ सकता हूँ, मैं बैठा ही अपनी जगह। लेकिन सामूहिक रूप से दुनिया को अब ऐसे रास्ते निकालने पड़ेंगे, या तो बारी बारी से 2 स्टेप। ये कोरोना ने तो सिखाया कि अच्छा, आपकी हिमालय पर बहुत स्टडी है। इधर पिछले कुछ सालों में ज़्यादा संकट आया हिमालय पे भी, तमाम आपदाएं बढ़ गई, इसकी क्या वजह है? अरे साहब, वो तो कृपा शहरों की है, हिमालय की कोई गलती नहीं है। जब औसतन तापक्रम पृथ्वी का बढ़ेगा 2 बड़ी घटनाएं होती हैं। हिमखंड, आप सोच लो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर हिमालय की चोटी में बढ़ गया तो पानी कितना बढ़ेगा नीचे, एक समुद्र अलग जाएगा। 23 बड़े देश संकट में होंगे, 42 है वैसे, पर अभी कॉप में भी कहा है 23। आप बताओ, ये 23 संकट में चले जाएंगे। दूसरी बड़ी बात है कि आपने नोटिस किया होगा नमी बढ़ी है, ह्यूमिडिटी कैसे। ह्यूमिडिटी समुद्र में जब तापक्रम बढ़ता है, आप जानते हैं मानसून कैसे आता है, एवोपरेशन होते हैं, और एवोपरेशन से तब वो हवाओं में गैप आता है, तो वो चलते हैं तो वो बारिश करते हैं। आपको ये भी पता है कि ह्यूमिडिटी कब होती है? बारिश के बाद। अब तो सारे साल भर बारिश हो रही तो ह्यूमिडिटी भी रहेगी, और यही ह्यूमिडिटी जब प्रेशर से पहाड़ों की चोटियों में जाता है, यही बाढ़ बन जाती है। वहां यहां जाड़ा हो रखा है ना आजकल। चेन्नई में कुछ दिनों पहले आपने सुना चेन्नई डूब गया, उतना जाड़ा नहीं था यहाँ जितना पड़ना चाहिए। ये टेम्परेचर वेरिएशन और समुद्रों का एवोपरेशन यही बड़े बाढ़ ला रहा है। जो समुद्री तूफान उठे हुए हैं, ये सब कुछ बदलने को उतारू है, और इसका कारण हम ही है और दूसरा कोई नहीं। देखिए दुनिया में अंतर आए हैं, ऐसे बात नहीं है कि आज से 5000 साल पहले क्लाइमेट चेंज नहीं होता था, लेकिन अब वही 50 साल में हो रहा है, क्योंकि उसमें ह्यूमन फैक्टर आ गया। हमने
उसको ट्रिगर कर दिया बहुत तेजों से। और देखिए आप नहीं रुकेंगे तो आप प्रकृति का कोई नुकसान नहीं है, मैं आपको बता दूं। दोहन आप और मैं ज्यादा मरेंगे। प्रकृति। नहीं नहीं, प्रकृति का तो कुछ नहीं होना साहब। प्रकृति का ये मूड आएगा, ये करेगी। प्रकृति ने कहा नहीं, पानी नहीं, प्रकृति का क्या जा रहा है, मरेंगे तो हम। तो अपना बैलेंस कर लीजिए। तो अब प्रकृति तो अपने को बैलेंस कर लेती है भाई, और कर ही रही है। उन्होंने कहा अच्छा ले दे बाढ़, ले तूफान, सबको साथ देगी। आप प्रकृति को नहीं बचाना है, अपने को बचाइए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।